अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ एक नई एपिसोड के साथ। हम नॉवल पढ़ रहे थे बख्त, जिसके राइटर हैं मेहरुनिसा। आइए बढ़ते हैं नॉवल की तरफ। हियर वी गो। इसी खुशगवार सुबह में जब शाहिद हुसैन और हारून को अपने घर के जिम खाने में छोड़कर अगर हम एक छोटे से पार्क में जाएं तो वहां हमें कुछ लोग ट्रैक पर भागते वर्जिश करते दिखाई देंगे। कुछ लंबी सी वॉक कर रहे होंगे और कुछ खासियां बेंच पर बैठे सुबह को खुश आमदीद कह रहे होंगे। ऐसे में पार्क के दाखिली दरवाजे में एक 16 साल लड़का अपने हाथ में एक आला नस्ल और भूरे रंग के कुत्ते का पटर थामे आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अंदर आ रहा था। कुत्ता बार बार उछल उछल कर इसके कद के बराबर आने की कोशिश करता और वह लड़का खिलखिलाकर हंसने लगता, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की शरारत देखकर हंसती है। जरा जरा फासले तय करने के बाद वो रुक जाता और अपने हाथ में पकड़ी सुर्ख बॉल को दूर उछाल देता। फिर अपने कुत्ते के पटे को जरा सा ढीला छोड़ देता। वो फौरन उछलता हुआ जाता और बॉल अपने मुंह में लिए वापिस आ जाता। बदले में इसका मालिक इसके सर पर हाथ फेर देता और वो आला नस्ल का कुत्ता जैसे अंदर तक शांत हो जाता। बहुत टैलेंटेड कुत्ता है तुम्हारा, अपने कब से आती आवाज पर वो बुरी तरह ठटका था। इसने मुड़कर देखा तो सामने ही सुरमई ट्रैक सूट में मलबूस पसीने में नहाया हुआ उमर हयात खड़ा था। वो शायद जॉगिंग कर रहा था। इसकी स्याह आंखें चमक रही थी और लब हल्की सी मुस्कुराहट में ढले थे। इसको इस तरह मुस्कुराते और अपने करीब देखकर हसन के जिस्म के सारे हिसाब तन गए। पहली बात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? और दूसरी बात, ये कुत्ता नहीं ब्रोनो है, मेरा बेटा। आइंदा इसको कुत्ता कहने की जुर्रत न करना। इसने उंगली उठाकर तनबीहा की थी। उमर ने ओके के अंदाज में आबरूज केड़े। ब्रूनो तो इसका नाम है ना, रहेगा तो ये कुत्ता ही। अब मेरा नाम उमर हयात है तो क्या मेरी जिन्स बदल जाएगी? मैं इंसान ही रहूंगा। वो मुस्कुराहट दबाए पूछ रहा था। हल्की हल्की हवाई से अब इसका पसीना खुश्क होने लगा था। हसन ने दांत पर दांत जमाकर जब्त किया था। मुझे तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है, जिस सामने मत आया करो। वो बोलकर आगे बढ़ने लगा। उमर ने अपने कदम इसके साथ जोड़ लिए। तो मत देखो मेरी शक्ल, बस आवाज सुन लेना। तुम्हारे बाबा मेरी आवाज की मदाह थे और यकीन करो मेरी आवाज बहुत दिलकशी है। इसका लहजा अब भी गैर संजीदा था। हसन रुक गया था। भूरे बालों वाला कुत्ता भी साथ रुका था, लेकिन अब के इसके अंदाज में बेजारी थी। वो बार बार दुम हिला रहा था, कदम आगे बढ़ा रहा था जैसे यहाँ से जाने की जल्दी हो। वो अपने मालिक के साथ जिस खेल से महसूस हो रहा था, इस नवरात ने इसका सारा मजाक खराब कर दिया था। आखिर तुम चाहते क्या हो? अकेला क्यों नहीं छोड़ देते मुझे? मेरा बाप और बहन तो छीन लिए हैं तुमने, अब क्या चाहते हो? इसका लहजे में गुस्से के साथ साथ रंज भी था। उमर की आंखें स्पॉट थी। बात करना चाहता हूँ तुमसे और तुम्हारे सवालात के जवाबात जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारी बहन मेरी बात नहीं सुन रही क्योंकि वो विक्टिम है। मुझे यकीन है तुम जरूर सुनना चाहोगे। मैं तुम्हारी किसी बात का एतबार नहीं करूंगा। फिर मेरे साथ अपना वक्त जाया करने का क्या फायदा? मेरे पास सबूत है हसन, मैं बेकसूर हूँ। मैं ये साबित करना चाहता हूँ। बगैर सबूतों के तो दुनिया की कोई अदालत सजा नहीं देती। मैं तुमसे वादा करता हूँ, सिर्फ 5 मिनट मेरी बात सुन लो। इसके बाद अगर तुम मेरी शक्ल भी देखना चाहोगे तो उमर हयात कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। हसन चंद लम्हे मशकूक नजरों से इसको देखता रहा। तने असाब जरा ढीले हुए। 5 मिनट और इसके बाद वो कभी इसके सामने नहीं आएगा। ऑफर बुरी नहीं थी। 5 मिनट से 1 सेकंड कम, ना 1 सेकंड ज्यादा। साबित करो। उमर वो रुखे लहजे में कहता ब्रूनो का पटर थामे सामने रखी बेंच की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हे बाद वो दोनों एक दरख्त के साय में रखी बेंच पर बैठे हुए थे। ब्रूनो पास ही सुर्ख बॉल से खेल रहा था। उमर के हाथ में इसका मोबाइल था और इस पर चलती 25 अप्रैल की रात वाली फुटेज। हसन आंखें सुखेड़े स्क्रीन पर चलते मनाजिर देख रहा था। गाड़ी में सामान रखवाता उमर और फिर कॉल करता हुआ उमर। हसन ने वक्त देखा। यही वक्त था जब हाल अगवा हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो अंदर चला गया था और इसका ड्राइवर गाड़ी निकाल कर ले गया। हसन का सांस तक रुक गया। क्या वो सच्चा था? अब स्क्रीन पे थोड़ी देर बाद का मंजर दौड़ रहा था। उस्मान गाड़ी लेकर अंदर आया था और वापस अपने क्वार्टर की जानिब बढ़ गया। उमर ने स्किप करके इसको सारी रात की फुटेज दिखाई थी। हसन के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था।
अब स्क्रीन पर सुबह सवेरे का मंजर था। मंदी मंदी आंखों से गाड़ी की तरफ आता उमर हयात। थोड़ी देर बाद गाड़ी खुली और इससे निकलती हाले सुल्तान, और इसका हुलिया बिखरा हुआ था। वो बहुत बुरी तरह उमर के सीने पर थप्पड़ मारे जा रही थी। हसन के दिल को कुछ हुआ। वो इसके बहन थी। वो क्या क्या झेल चुकी थी। और बस यहाँ उमर के मोबाइल की स्क्रीन तारीख हुई। एक फिल्म थी जो इंटरवल में खत्म हो गई थी। अब क्या कहना चाहोगे? उमर ने संजीदगी से पूछा था। ये कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसने कहना शुरू किया। तुम अगवा के वक्त जिस आदमी से बात कर रहे थे, मुझे क्या पता वो कौन था। क्या पता तुमने अपने लोग भेजे हो हाले को अगवा करवाया हो, और क्या पता तुम्हारा ड्राइवर भी इसमें सब शामिल हो। मैं जानता हूँ हाले ने वीडियो देखने के बाद तुमसे ये सब नहीं कहा होगा, क्योंकि वो विक्टिम है और विक्टिम तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देखते। लेकिन मैं, इसने उंगली से सीने पर दस्तक दी, मैं विक्टिम की फैमिली हूँ, और विक्टिम की फैमिली वो सब कुछ देख सकती है जो कोई और नहीं देख सकता। सो तुम उमर हयात, तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। अगर तुम वाकई बेकसूर हो तो साबित करो, कोई ऐसा सबूत लाओ जिस पर यकीन आ सके। मुझे बच्चा मत समझो, तुम मुझे कोई आम बच्चा मत समझो। मेरा बाप जज था। इनकी अदालत में हजार ऐसे केसेस आते थे, और जिन जिन मुकदमों के फैसले सुनाते थे, मैं घर में इन किस्सों की रवादार अपने बड़े शौक से सुनता था। वो संजीदगी से बोल रहा था और उमर खामोशी से इसे सुने गया। मैंने अपनी आंखों से अपने सामने कई कई कत्ल करने वाले मुजरिम देख रखे हैं। मैंने कई इश्तिहारी, कई गुंडे मवाली देख रखे हैं। मैंने तुम्हारे लाए हुए सबूतों जैसे बेबुनियाद और फजूल सबूतों के साथ साथ ऐसे ठोस सबूत भी देखे हैं जिनसे 8 कत्ल करने वाला मुजरिम भी रिहा हो जाता है। मेरे लिए ये सूरत हाल नई नहीं है, और ना मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ इन फजूल सबूतों पर यकीन कर लूंगा। या तो मुजरिम लाओ या फिर सबूत। अब इसके पहले मेरे सामने मत आना। इसका लहजा बेनियाज था। उमर ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। ओके, मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें मुझसे मिलते रहना होगा 1 हफ्ते के लिए। मैं हर दिन एक नया सबूत लाऊंगा। तुम यकीन करो या ना करो, बस देख लिया करना, और जब तुम्हारा दिल चाहे मेरे हक में फैसला सुना देना। ऐसा कभी नहीं होगा हसन। हसन ने इसकी बात काटी थी। उमर ने कहना जारी रखा, और अगर मेरे लाए हुए किसी भी सबूत पर यकीन ना आया तो मैं आइंदा कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। डील। इसने बोलकर अपना हाथ आगे बढ़ाया था। हसन ने एक नज़र इसके चेहरे को देखा, और फिर इसके बड़े हुए हाथ को, और फिर उंगली नज़र इसके पैरों पर गई। यहाँ इसके आंखों की पुतलियां ठहरी थीं। इसके पैरों में सफ़ेद जॉगर्स थे। इनकी चमक इस बात की गवाह थी कि आज इनका फर्स्ट ईयर है। ये जूते, ये ये प्रोलोरा की नई कलेक्शन है। इस फरवरी में रिलीज हुई थी। ये कलेक्शन है ना? वो इसके जूतों को सताइश से देखते हुए कह रहा था, अलबत्ता अंदाज में या चेहरे पर कोई हसद नहीं था। अगर कुछ था तो बस सताइश। अमर ने एक नज़र अपने बेदाग सफ़ेद जॉगर्स को देखा, फिर नज़र उठाकर हसन की जानिब देखा। हाँ, ये वही है। 8 लाख, यही कीमत है ना इनकी? वो अब भी इसके जूतों को देख रहा था। अमर ने इस बात में सर हिलाया। इतने महंगे हैं कि इनको पहनते हुए भी डरता हूँ, कहीं से कोई टांका ना उधड़ जाए। वो मुस्कुरा कर बोला था। हसन मुस्कुरा भी ना सका। इसकी नज़र अब उमर के हाथ पर बंधी रिस्ट वॉच पर थी। तुम्हारी तनख्वाह इतनी तो नहीं कि तुम इतने महंगे जूते अफोर्ड कर सको, और तुम्हारे हाथ में ये जो घड़ी है ये 6 लाख की है। तुम इन्हें अपनी तनख्वाह से नहीं ले सकते। क्या तुम रिश्वत लेते हो? वो इसकी आंखों में देखकर संजीदगी से पूछ रहा था। उमर के कान सुर्ख हो गए थे, चेहरे का रंग बदला था। बच्चे, मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है तुम मुझ पे इतने पर्सनल अटैक करो। मेरी जॉब, मेरा काम है, मेरी मोहब्बत। तुम्हें मुझसे बात करते हुए ये हक बिल्कुल नहीं है कि तुम मेरे काम के मुतालिक मुझे करप्ट कहो। आइंदा ख्याल रखना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसका लहजा सख्त नहीं था तो नरम भी नहीं था। हसन बेख्तियार गड़बड़ाया। मेरा ये मतलब नहीं था। जुबान से निकली पहली बात दिल से निकली हुई होती है, वो झूठ नहीं होती। मेरा ये मतलब नहीं था। ये दिल से निकली बात को कवर अप करने के लिए कहा जाता है, और ये आपकी कही हुई बात से ज्यादा बुरा लगता है। तुम्हारा यही मतलब था।
हर वो इंसान जिसको बात के आखिर में कहना पड़े, मेरा ये मतलब नहीं था, या मुझे ये कहना नहीं चाहिए था। वो बहुत बुरा सलाहकार या बहुत बुरा नसीहत करने वाला होता है। आपके मुंह से जो बात निकली आप वही कहना चाहते थे, और जब आप वही कहना चाहते थे तो अपने अल्फाजों को ऑन करें। वो बोलकर खामोश हुआ तो इन दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। 5 मिनट 25 मिनट में बदल चुके थे, लेकिन इन दोनों को एहसास ही ना हुआ। थोड़ी देर बाद उमर ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया, क्या तुम्हारे पास भी ऐसे जूते हैं? इसके लिए में चंद मिनट पहले वाली कोई बात का आंसर नहीं था। इसने सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ लिया था। हसन ने नफी में सर हिलाया, इसके चेहरे पर उदासी दौड़ गई। बाबा ने कहा था अगर मेरे ग्रेड्स इस बार भी अच्छे आए तो वो मुझे यही जूते गिफ्ट करेंगे। वो रुक गया। ग्रेड्स अच्छे आए, बहुत अच्छे, लेकिन बाबा नहीं रहे तो तुमने इतना इंतजार क्यों किया? खुद खरीद लेते, अच्छी खासी पॉकेट मनी होगी तुम्हारी। ये वक्त शौक मनाने का नहीं था, सो इसने बात पलट दी। मेरी पॉकेट मनी बैन हो गई थी 3 माह पहले। मैं तो खुद हाले के खर्चे पर चल रहा था, बल्कि चल रहा था। इसने जैसे तस्रीह की। अब अब तो मेरे पास मेरी बहन भी नहीं है, थैंक्स टू यू। इसका लहजे में बेबसी भरा तंज था। उमर ने जैसे असर ही न लिया हो। तुम्हारी बहन क्या इनकी पॉकेट मनी बैन नहीं होती थी? वो इससे चंद हल्की फुल्की बातें करना चाहता था। वो बच्चा था, आखिर बहल ही जाता। हसन एकदम जैसे जोश हो गया था। लो, इसे भला बाबा की पॉकेट मनी से कब फर्क पड़ता था? इसके पास दादा जान के कार्ड्स थे। मामू इसके अकाउंट में हर महीने इतने ही पैसे डलवाते थे जितने हारून भाई के अकाउंट्स में। शम्स चाचा जितने भी सख्त थे वसील थे, लेकिन जब वो हर हफ्ते हाले के अकाउंट में लाजमी रकम डलवा देते थे, इसे पैसों की कमी कभी महसूस ही नहीं हुई। वो शहजादी थी, इसके पास हर चीज थी। वो फख्र से बता रहा था। उमर ने इसके चेहरे को देखा, वह मासूमियत भरा जोश था। क्या तुम्हें कभी इससे हसद नहीं हुआ? क्या कभी बुरा नहीं लगा कि अगर इसके पास इतना पैसा है तो तुम्हारे पास क्यों नहीं? कभी ख्याल नहीं आया? इसने जोर जोर से नफी में सर हिलाया। बिल्कुल नहीं। पापा ने मुझसे कहा था कि इसका वक्त है जो इसके लिए लिखा गया है, इसे मिलकर रहेगा। इसे शहजादी बनाकर भेजा गया है और मुझे आम इंसान। ना वो खास है, ना मैं गिरा पड़ा। बस इसका वक्त अलग था और मेरा अलग। किसी का वक्त वो वाहिद चीज़ है जिसे आप चाहकर भी छीन नहीं सकते। सो हसद करने से बेहतर है दुआ करें, मेहनत करें। जो चीज़ आपको चाहिए इसे अल्लाह से मांग ले। अगर आपके लिए अच्छी रही तो अल्लाह दे देगा, और अगर नहीं हुई तो वो सबक देगा। मेरा गुजारा इसी रकम से हो जाता था जो बाबा मुझे देते थे, और हाले के लिए 3 मर्दों के कार्ड्स भी कम होते थे। वो मुस्कुराया। इसके पास ज्यादा था, बहुत ज्यादा, लेकिन वो खुश नहीं थी। वो हर वक्त पैसों का रोना रोती थी। अल्लाह ने इसके वक्त में ज्यादा लिखा और मेरे वक्त में खुशी। जब जब मैं इसे पैसों का रोना रोते देखता था तब मुझे खुद पर रश्क आता था। वो सादा लहजे में बोलकर खामोश हो गया। उमर चंद सानिए इसको देखता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। हसन को ना जाने क्यों इसका खड़ा होना बुरा लगा। शायद इतने दिनों बाद कोई बात करने वाला मिला था। कल मेरे साथ एक जगह होगा, जाना चाहोगे? इसने खड़े होते हुए पूछा। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा? तुम्हें लगता है अगर हमने 1-2 बार बैठकर बात कर ली तो क्या हम दोस्त बन गए? ठीक है, मैं हाले की तरह आंखें बंद करके एक ही बात को बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं अब भी तुम्हें पसंद नहीं करता और ना एतबार करता हूँ। इस वक्त ब्रूनो उमर के करीब आया और अपना सर इसके घुटने से रगड़कर उमर भुदक कर दूर हटा था। हटाओ इसको, इस कुत्ते को दूर हटाओ मुझसे, मुझे कुत्ते पसंद नहीं। वो इससे दूर होते हुए नापसंदगी से कह रहा था। हसन ने इसको नागवारी से देखा। पहली बात, ये कुत्ता नहीं मेरा बेटा है। दूसरी बात, ये चाहता है तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी तरह ये भी तुम्हें पसंद नहीं करता। नागवारी से कहता हुआ वो आगे आया और ब्रूनो के सामने घुटनों के बल बैठ गया। वो इसकी पीठ सहलाने लगा। उमर ने इसके खुद से दूर होने पर सुक्का सांस लिया। अपने बेटे से कह दो इसे दूर रहा करे। और एक और बात, वो घड़ी तुम्हारे बाबा ने मुझे पहले CSS क्लियर करने पर दी थी। हसन का ब्रूनो के पीठ सहलाता हाथ रुक गया था, लेकिन इसने गर्दन नहीं उठाई। और ये जूते तुम्हारे बाबा ने मुझे मेरी बर्थडे का एडवांस गिफ्ट दिए थे। अब के हसन ने गर्दन उठाई थी, आंखों में बेयकीनी उभरी। उमर कहे गया, क्या अब मैं तुम्हारे लिए काबिल एतबार हूँ? क्या आप मेरे साथ जाना चाहोगे? हसन का सर खुद ब खुद इस बात में हिला था। होंठ अब भी हल्के वहां थे।
اور جن جوتوں کے لیے اس کے باپ نے اسے 3 ماہ انتظار کروایا، وہی جوتے کسی کو ایڈوانس برتھ ڈے گفٹ دے دیے۔ کون تھا یہ شخص؟ تم کون ہو؟ اس کے لب ہلکے سے پھڑپڑائے تھے۔ عمر کی آنکھوں میں شیطانی سی چمک در آئی۔ پہلے مجھے آپ کہنا سیکھو، پھر بتاؤں گا۔ اور ہاں، کل اپنے کتے کو ساتھ مت لانا، تپانے والے لہجے میں کہا اور مڑ گیا۔ مر کر بھی آپ نہیں کہوں گا، سمجھے آپ؟ وہ یہ کتا نہیں، میرا بیٹا ہے، وہ پیچھے سے چلایا تھا۔ عمر ہاتھ جلاتا آگے بڑھ گیا۔ عمر کے بنگلے کے اوپن کچن میں اسی وقت کافی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ حالے ہاتھ میں کافی کے 2 مگ تھامے کچن میں رکھی چھوٹی سی میز کی طرف آتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سیاہ سادہ جوڑا پہن رکھا تھا، بھورے بال جوڑے میں بندھے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، شاید وہ ایک بار پھر رات کو صحیح سے سو نہیں سکی تھی۔ میز کے قریب آ کر دونوں مگ اس کے اوپر رکھے، اپنے لیے کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھ گئی۔ منظر ذرا سا واضح ہوا تو اس تازہ صبح میں چھوٹے کٹے ہوئے بالوں والی لڑکی بھی شامل ہو گئی۔ پیلی آنکھوں کو چبھنے جیسی رنگ والی شرٹ کے ساتھ سیاہ جینس پہنے، چھوٹے کٹے بالوں کو ہاف باندھے، میک اپ سے پاک بے داغ سانولے چہرے والی حسین لڑکی۔ اس کی نظر موبائل پر جمی تھی۔ کافی کی خوشبو ناک سے ٹکرائی تو اس کے موبائل پر جھکی نظریں اٹھی اور پھر ہلکا سا مسکرائی۔ تھینک یو زوجہ صاحب، مسکراتے ہوئے سر کو خم کیا۔ آپ مجھے حالے بھی کہہ سکتی ہیں، میں جس رشتے کو مانتی ہی نہیں، بار بار مجھے وہی رشتہ یاد دلانا ضروری ہے؟ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ لیل نے کافی کا مگ اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا، پھر گردن کو پیچھے پہن کر جیسے مزہ لیا ہو۔ میں تمہیں اس ٹائٹل سے اس لیے نہیں پکارتی کہ تم اس رشتے کو یاد رکھو، بلکہ اس لیے بلاتی ہوں تاکہ میں سینے پر انگلی رکھ کر بتایا، میں لیل سکندر اس رشتے کو یاد رکھ سکوں۔ کیونکہ اگر میں بھول گئی تو تمہیں سوتن جیسا عذاب برداشت کرنا پڑے گا، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی، حالے کا چہرہ ویسا ہی رہا، بے تاثر اسپاٹ۔ آپ دونوں کب سے ایک ساتھ ہیں؟ حالے نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے پوچھا۔ 10 سال، وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ جب اس نے 10 سال آپ کو نہیں دیکھا تو آگے کے 10 سال بھی نہیں دیکھے گا۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ وہ میرا کاغذی شوہر ہے، بلکہ میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں آپ ایک اچھی زندگی گزاریں۔ آپ بہت اچھی ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، خود کو ایک مرد کے پیچھے کیوں ضائع کر رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا تفکر تھا۔ وہ پھر سے وہی سادہ اور فکر کرنے والی لڑکی بن گئی۔ لیل کی آنکھوں میں ایک دم جیسے ایک اذیت سی در آئی تھی۔ اگر اس نے 10 سال مجھے نہیں دیکھا تو کسی اور کو بھی نہیں دیکھا۔ اب وہ تمہیں دیکھتا ہے، اور جب وہ تمہیں دیکھتا ہے تو دل دکھتا ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھوں اس کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تم نے الفا کو اب دیکھا ہے، اب جان رہی ہو۔ میں اسے تب سے جانتی ہوں جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، جب شاید وہ کہیں سے ٹوٹا ہوا دل لے کر آیا تھا، شاید کہیں سے بہت زیادہ ہرٹ ہو کر آیا تھا۔ میں اور وہ ہیون میں ہی رہے تھے۔ میں اسے اپنے کمرے کی کھڑکیوں سے دیکھتی رہی ہوں۔ وہ راتوں کو گھبرا کر اٹھ جاتا تھا اور پھر ساری ساری رات جاگتا تھا۔ میں اس کے برے وقتوں کی اچھی ساتھی ہوں۔ اب سوچتی ہوں جب اس کے برے وقتوں میں اس کے ساتھ تھی تو وہ اپنے اچھے وقتوں میں کیسے کسی اور کو لے آیا؟ وہ کہہ رہی تھی اور حالے سنتی گئی۔ کافی کے مہک دور کہیں کھو گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے خود کو ضائع نہیں کر رہی، وہ میرے لیے مجھ سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ میں اپنے لیے سب سے اہم ہوں، عمر سے بھی زیادہ، لیکن موو آن کرنے میں کچھ وقت تو لگتا ہے۔ میں بس وہی وقت لے رہی ہوں۔ میں تم دونوں کے بیچ میں کبھی نہیں آؤں گی، پریشان نہ ہو۔ آخر میں اس نے جیسے ہاتھ اٹھا کر تسلی دی تھی۔ حالے مسکرا دی۔ میں اس کے لیے پریشان نہیں ہوتی، وہ میرے لیے کبھی بھی اتنا اہم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو وہ چاہیے تو آپ انتظار کر لیں، ہماری طلاق بہت جلد ہو جائے گی۔ تم ایسا اس لیے کہہ رہی ہو کیونکہ تم ابھی عمر کو جانتی نہیں ہو۔ ابھی تمہاری آنکھوں پر غم اور غلط فہمی کی پٹی بندھی ہے۔ جس دن وہ اتر جائے گی تمہیں عمر کے ساتھ جینے کی خواہش ہوگی، دیکھ لینا۔ اس نے کہہ کر وہ کافی کا مگ اٹھایا، لیکن جیسے ہی منہ سے لگایا کڑوا سا منہ بنا کر واپس رکھ دیا۔ مگ کے اندر کا مایا ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ حالے نے جواب نہیں دیا، وہ خاموش بیٹھی رہی، ٹھنڈی کافی کو حلق میں انڈیلتی رہی۔ لیل نے اس کو جانچتی نظروں سے دیکھا۔ ایک بات پوچھوں؟ جیسے میں منع کر دوں گی تو اب نہیں پوچھیں گی۔ حالے نے اس کو بغیر دیکھے جواب دیا۔
میں لوگ ہر طرح کے لوگوں سے ملتی ہوں، مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان۔ میرا کام لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے۔ ایسے میں مجھے ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، اچھے، برے، گھٹیا، ہر طرح کے۔ اس لحاظ سے میں لوگوں کو ایک نظر سے پہچان لیتی ہوں۔ میں نے وہ عورتیں دیکھ رکھی ہیں جن کو اپنے شوہروں پر شک ہوتا ہے اور وہ ان کی مشکوک حرکات پر نظر رکھواتی ہیں۔ میں نے وہ مرد بھی دیکھے ہیں جن کو اپنی عورتوں کے کردار پر شک ہوتا ہے۔ وہ لڑکیاں دیکھی ہیں جو اپنے بوائے فرینڈ کو صرف انسٹاگرام یا فیس بک ہیک کرنے کے لیے ہزاروں روپے دے دیتی ہیں۔ اب میری آنکھیں صرف آنکھیں نہیں ہیں، یہ ایکس رے ہیں۔ لوگوں کی آنکھوں سے ان کے دل کا حال اور ان کی شخصیت پہچان لیتی ہوں میں۔ آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ وہ متعجب ہوئی۔ لیل نے دھیان نہیں دیا، وہ اپنے ہی روح میں بولے گئی۔ تمہیں پتا ہے ان اچھے، برے، گھٹیا اور سینٹ لوگوں میں کیا چیز مشترکہ ہوتی ہے؟ وہ رکی حالے نے جواب نہیں دیا، وہ خود سے ہی کہنے لگی۔ نفرت، شک، بے اعتباری۔ حالے دھک سے رہ گئی، وہ جانتی تھی اب لیل کیا کہے گی۔ مختصر یہ ہے کہ میں نے لوگوں کی آنکھوں میں نفرت دیکھ رکھی ہے، بے اعتباری دیکھ رکھی ہے، شک دیکھ رکھا ہے، اور وہ مکمل ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں مکمل شک ہوتا ہے، مکمل نفرت۔ نہ جانے کیوں مجھے تمہاری آنکھوں میں الفا کے لیے وہ سب کچھ نظر نہیں آتا۔ تم اس کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہی ہو، تم اس کے ساتھ کام کر رہی ہو، تم اس سے فیورز لے رہی ہو۔ کیا جن سے نفرت کی جائے ان کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے؟ حالے کے چہرے طریق ہو گیا تھا۔ کبھی جو میں تمہیں وہ مرد دکھا دوں جن کو اپنی عورت پر شک ہوتا ہے تو تم دیکھو وہ کس طرح اس کے ہاتھ کا کھانا تک پسند نہیں کرتے، اور کس طرح اس کے ساتھ ایک گھر میں رہنا عذاب سمجھتے ہیں، کس طرح ان کو ہر جگہ ذلیل کرتے ہیں، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں تمہیں وہ عورتیں دکھاؤں جن کو اپنے پارٹنر کے ماضی یا حال میں کا سراغ لگانا ہوتا ہے تو وہ تم دیکھو کہ اس کی آنکھوں سے کس طرح اپنے شوہر یا اپنے بوائے فرینڈ کے نام پر ان کی آنکھوں میں شعلے نکلتے ہیں، کس طرح ان کا چہرہ نفرت سے دہکتا ہے، کس طرح ان کی زبانیں زہر اگلتی ہیں۔ حال سلطان، میں لیل سکندر ہوں، میں لوگوں کو ایک نظر میں پہچان لیتی ہوں۔ اب تم مجھے بتاؤ، تمہاری آنکھوں میں عمر میں کے لیے مکمل نفرت نہیں ہے؟ کیوں تمہاری آنکھوں میں دور سے کہیں سے بے گناہ دیکھنے کی تمنا ہے؟ تم ہرٹ ہو، غصہ ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تم اس سے نفرت کرتی ہو۔ خالد نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس کو دیکھا۔ کیا اس کی آنکھیں اس طرح اس کے راز فاش کر رہی تھی؟ اسے لگا تھا جیسے اب وہ کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات نہیں کر سکے گی۔ چند لمحے وہ کچھ بول نہیں سکی۔ وہ بہت قریبی تھا لیل۔ کافی دیر بعد جب وہ بولی تو اس کی آواز جیسے کہیں دور سے آ رہی تھی۔ جب میں نے اس رات اس سڑک پر اس کو دیکھا تو میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکی۔ اس کی آواز نے میرے قدم روک لیے، جیسے کسی بہت عزیز، بے حد قریبی انسان کی آواز آپ کو مجبور کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں رک جاؤں، اور میں رک گئی لیل، میں رک گئی۔ اس نے گردن موڑ کر لیل کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا کسی غیر کی آواز آپ کو اس طرح مجبور کر سکتی ہے؟ اس کی آواز ہلکی تھی۔ کوئی 21-22 سال کی لڑکی اتنی بے وقوف نہیں ہوتی کہ وہ آدھی رات کو کسی غیر مرد کو اپنے کندھے کے سہارے ہسپتال لے جائے اور وہاں اسے اپنا شوہر بتائے۔ کوئی لڑکی اتنی بے وقوف نہیں ہوتی کہ کسی غیر آدمی کا بل نہ دینے پر اپنے بچپن کے دوست سے لڑنے لگ جائے۔ کوئی لڑکی اتنی بے وقوف نہیں ہوتی کہ کسی بھی ارے گہرے کو اپنا خون دے دے۔ میں نے اسے خون دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلی نظر میں ہی برا نہیں لگا۔ لیلی سے دیکھتی رہی۔ حالے نے کہنا جاری رکھا۔ ہم جب بھی ملے میرا دل ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ وہ میرا دوست بن کر میرے ساتھ رہے۔ اس کی آنکھیں کسی اپنے کی لگتی ہیں۔ اس کی آواز مجھے مجبور کرتی تھی کہ میں اس کی بات سنوں۔ وہ اتنا اچھا اور اتنا سادہ بولتا تھا کہ اس کا بولنا کبھی برا ہی نہیں لگا۔ پہلے دن سے ایک حفاظت کا احساس تھا جو اس کے ساتھ نتھی ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا ساری دنیا بھی اگر میرا برا چاہے تو یہ شخص نہیں چاہ سکتا۔ وہ ایسا لگا تھا، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں قرب اتر آیا۔ سارے احساس مٹ گئے، ساری ہمدردیاں ختم ہو گئی۔ وہ مہربان آدمی ایک دم بدل گیا۔ اس نے مجھے ساری رات اپنی گاڑی کی ڈکی میں بند کر دیا۔ حفاظت کا احساس ایک دم ختم ہو گیا۔ اس کی آواز ایک دم بری لگنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے خوف آنے لگا۔ اس کی سانس حلق میں اٹکی تھی۔ وہ کسی عزیز کی یاد دلاتا تھا۔
وہ اچانک بالکل خیر ہو گیا. وہ جس کی باتوں پر اعتبار آتا تھا ایک دم ساری بے اعتباری اس کے ساتھ جڑ گئی. میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا. میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا تھا. وہ ذرا دیر کو خاموش ہوئی پھر دوبارہ کہنا شروع کیا. ہاں میں اس سے مکمل نفرت نہیں کرتی. میں اس کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہی ہوں, اس کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہوں کیونکہ میرے دل کا ایک کونا گواہی دیتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے. اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہتی ہیں میرا اعتبار کرو, اور مجھے اعتبار ہونے لگتا ہے. میں دور کہیں چاہتی ہوں کہ وہ بے گناہ نکل آئے. اس سے میری انا کو ٹھیس پہنچے گی لیکن میں یہ چاہتی ہوں. عمر ایسا نہیں کر سکتا. میں چاہتی ہوں ان لفظوں کی لاج رہ جائے. میں چاہتی ہوں وہ ویسا نکلے جیسا پہلی نظر میں لگا تھا, سچا اور مہربان اور قریبی. میں اس کے ساتھ کام کر رہی ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے کوئی لڑکی اتنی بے وقوف ہے کہ اپنے اصل اغواگر کے ساتھ مل کر اپنے نقلی مجرم ڈھونڈے گی؟ میں نہ چاہتے ہوئے بھی دور کہیں اس پر اعتبار کرتی ہوں. میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کو الزام نہیں دے سکتی کیونکہ اگر اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہہ دیا کہ وہ بے گناہ ہے تو میں ایمان لے آؤں گی. وہ سچا ہے تو میں مان لوں گی. اگر مجھے اس کے خلاف ثبوت نہ ملے تو میں کبھی بھی اسے بلیم نہ کرتی. لیکن انسان کا ایک جھوٹ اس کے ہر سچ کو مشکوک کر دیتا ہے. لیکن عمر کے پاس ثبوت ہے. حالے تم ایک بار اس کی سن تو لو. آپ کو لگتا ہے میں نے سنا نہیں؟ وہ آدھے ادھورے سچ میرے سامنے لایا, مرضی کا سچ دکھایا اور جو چاہا چھپا دیا. میں حال سلطان ہوں, میں انصاف پسند ہوں. ہاں ٹھیک ہے, جب تک میں شوق تھی, ٹراما میں تھی, میں نے عمر کو الزام دیا, لیکن میں نے پھر ہر پہلو پر غور کیا, ہر چیز اپنی نظروں سے دیکھی, اور وہی ہوا. عمر جھوٹا نکلا. اسے کہتے ہوئے میں اس بار اپنا موبائل اٹھایا اور ایک دو بٹن دبائے اور ایک ویڈیو پلے کی. موبائل لیل کے چہرے کے آگے کیا سامنے چہرے پر اچنبا لیے اسکرین کو دیکھنے لگی. یہ عمر کے گھر کے پچھلے دروازے کی سی سی ٹی وی فوٹیج تھی. تاریخ تھی 26 اپریل, رات کے 3 بجے کا وقت تھا. وہ شاید کوئی آواز سن کر باہر آیا تھا. نیند بھری آنکھوں سے 5 منٹ تک ہر جگہ چیک کیا اور پھر واپس جاتا نظر آیا, اور یہی ویڈیو ختم ہو گئی. لیل نے مردہ آنکھیں اٹھا کر حالے کو دیکھا اور وہ زخمی لہجے میں کہے گئی, اس نے مجھ سے کہا وہ اس رات وہ سو گیا تھا, وہ صبح اٹھا تھا. اس سے جھوٹ کہا تھا. عمر ہے جھوٹا ہے. لیکن حالے وہ اسی وقت اندر چلا گیا تھا. تو لیل نے اس کی صفائی میں کچھ کہنا چاہا جب حالے نے اس کو ٹوک دیا. ایک جھوٹ باقی تمام سچ مشکوک کر دیتا ہے. اگر عمر سچا تھا تو اسے یہ ویڈیو مجھے دکھانی چاہیے تھی, لیکن اس نے چھپا لی کیونکہ یہ ڈر گیا تھا. اور ڈرتا کون ہے؟ جس نے کچھ غلط کیا ہو, جس کے پاس ایک چور دروازہ ہو سکتا ہے, اس کے پاس 1000 بھی ہو سکتے ہیں. سو مس لیل سکندر, آج کے بعد آپ مجھ سے عمر کے حق میں بات نہیں کریں گی, ورنہ میں کوئی اور انویسٹیگیٹر ہائر کر لوں گی. اب ہم کام کر لیں. آخر میں لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری ہو گیا تھا. لیل نے بس سر ہلا دیا, ایک دم جیسے دل اچاٹ ہو گیا تھا. وہ اب بے دلی سے اپنے موبائل پر حالے کو ایک آخری آدمی کی تفصیل بتا رہی تھی. اگر وہ مجرم نہیں نکلا تو عمر پر لگے الزام سچ ثابت ہو جائیں گے. یہ دن ان دونوں کے لیے بہت بڑا تھا. حسن سے ملنے کے بعد اس نے ہارون کو کال کر کے بلا لیا تھا. اس وقت وہ دونوں عمر کی گاڑی میں بیٹھے تھے. عمر اسے موبائل پر ہارون کے سم نکال کر ڈیٹا دکھا رہا تھا. اس سم سے 10 اپریل کو ایک نمبر پر کال کی گئی تھی. اس نمبر کی ڈیٹیلز بھی اسی وقت ان دونوں کے سامنے تھی. وہ نمبر فہیم مرزا کی سیکرٹری زرنیش ملک کا تھا. ہارون جیسے جیسے یہ سب دیکھتا جا رہا تھا, اس کے چہرے پر غضب طاری ہوتا جا رہا تھا. اب یہ دیکھو. عمر نے سکرین پر انگلی رکھی. یہ اسی سنیم نامی کیفے کے داخلی دروازے کی فوٹیج تھی جہاں فروا اور مہر اندر جاتی دکھائی دے رہی تھی. ہارون آنکھیں چھوٹی کیے سے سکرین کو دیکھے گیا. وہ دونوں جس گاڑی پر آئی تھی وہ مہرما کی گاڑی تھی. عمر نے سکرین بند کر دی. حالے بھی سیدھا ہو بیٹھا. تو مسٹر ہارون شاہد, اب کیا خیال ہے؟ عمر نے ابرو جھکا کر پوچھا تھا. تم نے رنگوں سے چہرے بنانے سیکھے ہیں, مجھے چہروں کے رنگ پہچاننے سیکھے ہیں. میں نے کہا تھا نا تمہارا ڈرائیور ڈسٹریکشن ہے. یہ کیفے بھی ایک ڈسٹریکشن ہے. اصل میں وہ کہیں اور گئی تھی. ہارون اب بھی الجھا ہوا تھا. تم آخر اس فہیم مرزا کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ کیا پتا فروا آنٹی کسی اور سلسلے میں اس سے ملی ہو. عمر نے سنجیدہ نظروں سے اس کو دیکھا. ہارون شاہد, جس طرح پہلا تاثر آخری تاثر ہوتا ہے, اسی طرح دل میں آیا پہلا خیال آخری خیال ہوتا ہے. وہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا جواب ہوتا ہے, کیونکہ دل اللہ کا گھر ہے. لیکن ہم ایسے لوگ جو دل کی گواہیوں کو مانتے ہی نہیں,
जिस लम्हे मुझे ये मालूम हुआ, हाल अगवा हुई थी, मेरे दिल में फरवा का ख्याल आया। और फरवा ये काम किसी ताकतवर आदमी के साथ मिलाए बगैर नहीं कर सकती। और जाहिर है, इसके लिए ऐसा कोई भी काम वही आदमी करेगा जिसकी जज साहब से या हाले से कोई दुश्मनी हो। और जज साहब की हालिया दुश्मनी फहीम मिर्जा से थी। कड़ी से कड़ी मिली और मेरे दिल ने इस शक पर मोहर लगा दी। अब जब तक मैं इन दोनों को मुकम्मल चेक ना कर लूं, मुझे सुकून नहीं आएगा। अब क्या करना है आगे? करना क्या है? मैं हाले की वजह से इस मामले में सुस्ती नहीं दिखा सकता। इनका काम करने का तरीका सुस्त है और मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। 1.5 महीना होने को आ गया, लेकिन हमारे हाथ अब भी खाली हैं। लेकिन अब बस, अब उमर अपने तरीके से काम करेगा। मुझे वो ड्राइवर चाहिए। मुझे लगता है अब मुझे इसका मुंह खुलवाना होगा। कुछ सोचते हुए कह रहा था। लेकिन तुम कैसे कर सकते हो? तुम सस्पेंड हो। उमर मुस्कुराया था। पुलिस में सस्पेंड और रिटायर्ड कुछ नहीं होता। पुलिस वाला सारी जिंदगी पुलिस वाला ही रहता है। थाना हमेशा हमारे बाप का घर रहता है। हारून ने सोच नजरों से इसको देखता रहा। तुमने अब तक कुछ क्यों नहीं किया? तुम खुद को छुपा रहे हो। हाले का मुजरिम ढूंढना एक बहाना है। तुम दूर कहीं कुछ और कर रहे हो, है ना? तुम असल में कुछ और ढूंढ रहे हो। उमर ने चंद लम्हे इसको देखा, फिर बोलना शुरू किया। हाँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ। मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ। इसने मान लिया था। मेरे पास इससे ज्यादा बड़े मिसाइल हैं। मैंने इतने दिन इस ड्राइवर को इसलिए विजिट नहीं किया क्योंकि मेरे पास करने को और बहुत काम थे। हाले अपने हाल पर काम कर रही है। मैं मुस्तकबिल की तैयारी कर रहा था। मेरी तैयारी मुकम्मल है और अब से मेरा एक एक दुश्मन तड़पेगा। तुम देखना। इससे क्या होगा? जो रिश्ते टूट चुके हैं, दूर चले गए हैं, वो वापस तो नहीं आ सकते। जो तकलीफ, जो अजियत हमें हुई है, इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। कातिल मर खप जाएंगे, लेकिन मकतूल तो वापस नहीं आएंगे। हारून ना जाने क्या सुनना चाहता था। उमर गर्दन मोड़कर बाहर देखने लगा। कुछ लोग मर जाते हैं और कभी वापस नहीं आते, ये तय होता है। हम इनके जाने का दुख, इनके अकेला छोड़ जाने की तकलीफ सहते हैं, ये भी तय होता है। मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। इंतकाम स्ट्रेटजी कुछ भी कर ले, इन्हें वापस नहीं ला सकेंगे। लेकिन वो रुका, गर्दन हारून की जानिब मोड़ ली। अगर हम इनसे एक बार इनको छोड़ दिया तो वो लोग हमारे खानदान के और लोगों को मार देंगे। वो लोग हमें दोबारा जिया देंगे। हमारे अपने लोगों को के बगैर हमें एक बार फिर रहना होगा। और फर्ज करो अगर ऐसा ना भी हुआ तो वो लोग हमारे अंदर एक खौफ छोड़ जाएंगे। हम हर वक्त अपने करीबी लोगों को खोने के खौफ से जिएंगे। माएँ बेटों को बाहर भेजते हुए डरेंगी। बहनें भाइयों की छोटी छोटी लड़ाइयों से डरेंगी। नींद में जागते हुए खौफ, उठते बैठते खाते पीते हर वक्त खौफ। और कत्ल से भी बड़ा जुर्म है खौफ। ये आपको अंदर से खोखला कर देगा। ये आपके घर के बच्चों को ग्रो नहीं करने देगा। ये आपकी बहनों को घर से निकलकर जॉब करने नहीं देगा। ये आपको जिंदगी में बड़े बड़े फैसले लेने नहीं देगा। और आखिर में पता है क्या होगा? उमर बोलता रहा। हारून ने जैसे सांस तक रोक ली। हम मर जाएंगे हारून। हम एक गंदी जिंदगी गुजार कर मर जाएंगे। हमारे बच्चे एक गंदी जिंदगी गुजारेंगे। हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। एक कत्ल, सिर्फ एक कत्ल खानदान तोड़ देता है। और इस कत्ल के खिलाफ हमारी खामोशी हमारी नस्लें तोड़ देती है। हम बुज़दिल बनेंगे तो हमारी नस्ल बुज़दिल बनेगी। हम खानदान टूटने पर खामोश बैठेंगे तो हमारी नस्ल ये चुप विरसे में लेगी। मकतूल वापस नहीं आते, लेकिन अपनी नस्ल का दिल मार देना कहाँ की समझदारी है? वो सुरमई आंखों वाले लड़के को देखते हुए पूछ रहा था। इसकी आंखों में हल्की सी तकलीफ थी। हारून ने जवाब नहीं दिया। इसने बस एक गहरी सांस हवा के सुपुर्द की। क्या मुझे तुम्हारी गन मिल सकती है? काफी देर बाद हारून ने इससे पूछा था। उमर नहीं चौंका। वो इसी तरह बैठा। मेरी गन का क्या करोगे? क्या दूसरे कत्ल का इरादा है? उमर मुस्कुराकर पूछ रहा था। हारून मुस्कुरा भी न सका। तुम्हें कैसे पता? वो बदवक्त बोल सका। मैं उमर हया तो मुझे सब पता होता है। अच्छा बताओ क्या करोगे गन का? इसने बात बदल दी। मेरे साथ जिन लोगों ने गलत किया, जिन लोगों ने मुझे इस्तेमाल किया, मेरी मासूमियत का फायदा उठाया, इनको चाहिए कि हिसाब दें। अगर मैं अपने साथ होने वाली ज्यादतियों पे सबको माफ करता रहा तो मेरी नस्ल बुज़दिल हो जाएगी। और मैं ये नहीं चाहता। जो ताल्लुकात टूट गए हैं, दूर चले गए हैं। इसकी आंखों के सामने देखते हाले का चेहरा आया। मैं इन्हें वापस ला सकूं या नहीं, इन्हें जोड़ सकूं या नहीं, लेकिन मैं अपने साथ ज्यादती करने वाले लोगों को माफ करके मजीद अजीज लोगों को नहीं खो सकता।
इन्हें हिसाब देना होगा, वो एक अज़्म से कह रहा था। उमर ने कंधे उचकाए। ये तुम्हारे बका की जंग है, तुम इसमें हथियार मुझसे लेकर जाओगे, और मैं तुम्हें इतनी फेवर्स क्यों दूंगा? क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो हारून, हारून ने उस वक्त से कहा था। उमर ने एक जोरदार कहका लगाया। गर्दन पीछे फेंकते हुए वो हंसता गया, यहाँ तक कि इसकी आंखों में पानी भर गया। तुम तुम बिल्कुल बच्चे हो हारून। हाँ, तुम्हें अब वाकई लगता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वो हंसते हुए कह रहा था। मैंने सुना था बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, आज बिल्ली के ख्वाब में भी देख लिए, वो अपनी आंखें साफ करता हुआ कह रहा था। तुम बहुत फनी हो। खैर, इसने अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड से अपनी पिस्तौल निकाली और हारून की हथेली खोलकर इस पे थमा दी। हारून खामोश नजरों से इसको देखता रहा। वो उमर कहे गया, हुकूमत की तरफ से मिली है, ये किसी मसले में ना फंसा देना मुझे, वैसे ही जिंदगी अजाब हो रखी है। आखिर में इसने कड़वा सा मुंह बनाया। जब कोई पेंटर किसी का चेहरा पेंट करता है ना, तो वो चेहरे के हर जाविये को देखता है। हारून उमर को देखते हुए कहने लगा, खूबसूरती, बदसूरती, दाना, दाग, धब्बा, छुरियां, हम सब देखते हैं, हम सब पहचानते हैं। उदासी, गम, तकलीफ, खुशी, मसरत, हम हर जज्बा आंखों से स्कैन कर लेते हैं। तुम चेहरों के रंग जानते हो उमर, लेकिन तुम सिर्फ साजिश का दाना देखते हो, फ्रॉड की झुर्रियां देखते हो, झूठ का धब्बा देखते हो, लेकिन मैं एतबार की जिल्द देखता हूँ, पसंदगी की लकीरें देखता हूँ, खुशी की चमक देखता हूँ। सिर्फ मैं नहीं, हर आर्टिस्ट देखता ही। बताऊं क्यों और कैसे? उमर ने जवाब नहीं दिया। हारून खुद से कह गया, क्योंकि हम आर्टिस्ट होते हैं। हम लोगों को चेहरे की आंखों से नहीं, दिल की आंखों से देखते हैं। हमारे पास काम की चीज़ सिर्फ दिल होती है, और दिल की गवाही झूठी नहीं होती। तुम मुझ पर एतबार करते हो, ये तुम्हारी आंखें कह रही हैं। तुम मुझे पसंद करते हो, ये तुम्हारा चेहरा कह रहा है। इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, ये मुझे अल्लाह की तरफ से मिला इनाम है। हारून शाहिद को लोगों के दिलों में जगह बनानी आती है। गन के लिए थैंक यू, वो नर्म लहजे में कहता गाड़ी का दरवाजा खोलता बाहर निकल गया। पीछे उमर की गहरी सांस भरी थी, साथ बड़बड़ाया, सुरमई बिल्ला ना हो तो। लैल के फ्लैट के दरवाजे पर खड़ा उमर बुरी तरह खौफजदा था। हारून से मिलने के बाद इसका इरादा अब अपने घर जाकर खाले से बात करने का था। जब लैल ने इसको कॉल करके अपने घर बुलाया था, और अब वो पिछले 5 मिनट से यहीं खड़ा बेल बजा रहा था, लेकिन मजाल है जो दरवाजा खुल जाए। अब की बार इसने डोरबेल पर हाथ रखा तो जैसे हटाना भूल गया। इसी वक्त दरवाजे का लॉक खुला और लैल का चेहरा नमदार हुआ। एक दरवाजा खोलने में इतना वक्त कौन लगाता है, गर्मी में मरने वाला हो गया था मैं। वो अंदर आते ही लैल पर गिर जाता, जबकि वो नोटिस लिए बगैर दरवाजा बंद करती इसके पीछे आई थी। मैं काम कर रही थी, तुम्हारी जोजा तुम्हारी दस्तक पहचानती है, लेकिन चूंकि इसे तुमसे सख्त नफरत है तो इसने दरवाजा नहीं खोला, वो आम से लहजे में बोली थी, जबकि सोफे पर बैठी हाले ने कोई रद्द अमल नहीं दिया। उमर ने हाले को देखा जैसे रुक सा गया। वो सुबह सुबह इसे देखने का आदी हो गया था। आज सिर्फ एक ही दिन इसे जल्दी घर से जाना पड़ा। आज ही इसका दिल बुरी तरह बेचैन हो गया। ये तो चंद घंटों की बात थी, एक दिन वो हमेशा के लिए इसे देख सकेगा, फिर वो इस बेचैनी का क्या करेगा? इस लड़की का जिंदगी से चले जाने का ख्याल ही दिल को खाली कर देता था। वो चंद सेकंड मजीद इसको देखता रहा और फिर नजर फेर ली। इसकी अगली नजर मेज पर पड़े कॉफी के खाली मग्स और आधे अधूरे खाने हुए सैंडविच की प्लेट पर पड़ी थी। वो खामोशी से आ गया और मग्स और प्लेट उठा लिए और किचन की तरफ बढ़ गया। अब ये भी मैं धोऊं? साफ क्यों नहीं रखती तुम अपना घर? वो जाते जाते बड़बड़ाया था। लैल हाले के साथ सोफे पर जा बैठ गई। जिस दिन तुम मेरे घर आना छोड़ दोगे, इस दिन मैं अपने घर के काम खुद करने लग जाऊंगी। मैंने तुम्हारे जैसी फूहड़ लड़की नहीं देखी। ये सिंक देखो कितना खराब हो गया है, चिकनाई जम गई है। वो बर्तन सिंक पे रखते हुए नापसंदगी से कह रहा था। हाँ तो तुम साफ कर दो ना, क्या मेरा कोई हक नहीं है तुम पर? परसों आ जाना, मिलकर सफाई करेंगे, क्या कहते हो? वो लैपटॉप पर खटपट टाइप करती बोली थी। मैं तुम्हारे घर का मुलाजिम नहीं हूँ, एसीपी उमर हयात हूँ। मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारी मर्जी से सफाई करने आऊँगा। मैं परसों नहीं, संडे को आऊँगा, समझी तुम? वो बर्तन धोते हुए जलकर बोला था। लैल मुस्कुरा दी थी। सस्पेंड एसीपी, इसने सस्पेंड पर जोर दिया, वही जिस पर इंक्वायरी बैठी हुई है, और वो 2 बार अपनी इंक्वायरी कॉल पर भी नहीं गया। कल तो तुम्हारी फोटो अखबार में भी छप चुकी है, और कितना झेलोगी अपनी जोजा का किया कारनामा? वो हल्के फुल्के लहजे में बोल रही थी। उमर के बर्तन धोते हाथ रुके थे। वैसे एक बात है,
इतनी बुरी फोटो कौन लगाता है? मेरा डिम्पल भी नजर नहीं आ रहा। इसे एक और सदमा लगा था। हाले ने एक खामोश नजर इस पर डाली थी। अब अगर आप दोनों की नोकझोंक और मजाक मस्ती खत्म हो गई हो तो हम काम की बात कर लें। हाले की संजीदा आवाज पर उमर ने मुड़कर इसको देखा था। इसे कई लोगों ने कहा था कि इसकी आवाज ऐसी है जैसे घंटों सुना जा सके, लेकिन अगर हाले बोलती रहे तो उमर इसे सारी जिंदगी सुन सकता था। आज इसने एतराफ किया था। सोजा साहब, तुम्हें अगर मेरे हाथ में लैपटॉप दिख रहा है तो ये भी देखो कि मैं इस पर काम कर रही हूँ और अल्फा बर्तन नहीं धो रहा, अपनी एंजाइटी दूर कर रहा है। बर्तन धोना इसके लिए थेरेपी है। असल में अभी तुम इसे जानती नहीं हो ना। इसने जानती पर जोर दिया था। खैर यहाँ आओ। इसने लैपटॉप सामने रखी छोटी मेज पर रखा और खुद नीचे फर्श पर बैठ गई। उमर अपने हाथ खुश करता इनकी तरफ आया और लैल के साथ नीचे बैठ गया। ये है तुम्हारी लिस्ट का वो तीसरा आदमी जिसकी डिटेल्स निकालने के लिए मुझे सबसे ज्यादा वक्त लगा। लैल सिकंदर स्क्रीन को देखते हुए कहने लगी। स्क्रीन पर एक वजीहा सूरत की कमोबेश 25 साल के आदमी की तस्वीर गर्दिश कर रही थी। इसका नाम इसहाक कबीर, रिटायरमेंट एम्बेसडर, 3 साल कबल इसने रिटायरमेंट ली थी और अब अपने एक लॉ फर्म चला रहा था। असल में इसका कारोबार ये नहीं है। इसका असल कारोबार गन्स की स्मगलिंग है, जिसके बिना पर ये शेर अली और नदीम अली को भी जानता है और इसके साथ इसके काफ़ी अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप हैं। इसके बाबा से क्या ताल्लुक है? हाले ने बीच में सवाल किया था। बहुत बुरा ताल्लुक है। इसकी बेटी ने 1 साल कबल अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुलाया और इससे बांध कर टॉर्चर करके जान से मार दिया। इसने 2 दिन तक इसे एक कमरे में कैद रखा और इसे मुख्तलिफ तरीकों से अज़ाब पहुंचाती रही। कभी ब्लेड से कट्स लगाए तो कभी सिगरेट से जलाया और आखिर में इसका गला काट कर इसे मार दिया। वो एक जहनी मरीजा थी। इसे शुरू से अपने करीबी लोगों के साथ यही सब कुछ करने की आदत थी। लैल आम से लहजे में बता रही थी और हाले के रोंगटे खड़े हो गए थे। उमर खामोशी से सुन रहा था। इन दोनों के लिए ये सूरत हाल नई नहीं थी। खैर, इस बार वो पकड़ी गई और इसे जेल ले जाया गया। इस लड़के की फैमिली में इसके भाई ने कत्ल का केस दायर किया था और फैसला तुम्हारे बाबा की अदालत में आया। उन्होंने 3 पेशों के अंदर अंदर इस लड़की को सजाए मौत सुना दी। इसका बाप और इसकी फुप्पो बहुत झटपटाए। अपनी बेटी को बेगुनाह साबित करने के लिए हर किस्म की कोशिश करके देख ली। जज साहब को डराया धमकाया, पैसे ऑफर किए, लेकिन कुछ ना हो सका। बिलाखिर इसने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जिस दिन इस लड़की की समाप्त थी इसी सुबह वो अपने जेल के कमरे में मुर्दा पाई गई। इसने खुदकुशी कर ली थी। इस लड़की की फुप्पो शाताज कबीर, जो कि एक क्रिमिनल लॉयर है, इसने एक हशर बर्पा कर दिया। किस्सा मुख्तसर ये कि इसने अपनी भतीजी की कब्र तक कसरे कबीर के पिछले लॉन में बनवाई ताकि वो कभी भी अपनी बच्ची की लाश को भूल ना सकें। कभी इम्कान है कि वो लोग तुम्हारे अगवा में भी शामिल हो सकते हैं। और शाताज ने दोबारा जज साहब से जान से मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। और अब जब इसे मौका मिला तो वो खेल खेल गई। लैल बोलकर खामोश हुए और वो दोनों को मेरे बगैर तुम्हारा क्या होता वाली नजरों से देखा। हाले ने एक गहरी सांस भरी और इन सबको की आदि नहीं थी। कुछ अर्से पहले इसकी जिंदगी बस फैशन, खाना, घूमना और पार्टी थी। अब इसकी जिंदगी अचानक से बका की जंग, नफरत, इंतकाम और झूठ में बदल गई थी। वो जाहिर करती थी कि वो इन हालात में फिट है, लेकिन वो मिसफिट थी। ये इसका दिल कहता था। क्या मुझे इनके खिलाफ कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे वो मेरे सामने अपना गुनाह मान ले? कोई धमकी, कोई कुछ खौफ, कुछ भी? इसने लैल को देखकर पूछा था। उमर उठ खड़ा हुआ था। सेंटर टेबल पर अब भी सामान बिखरे पड़े थे। क्या वो इन्हें जगह पर रखे बगैर सुकून से बैठ सकता था? लैल ने कंधे उचकाए थे। ये मेरा वर्क टाइम है ज़ौजा। मैं इस वक्त इतना ही बोलूँगी जितने मुझे पैसे मिलेंगे। हाले ने अपना बैग खोलकर 5,000 के नोट निकाल कर आगे रखे थे। लैल ने सर को खम से शुक्रिया अदा किया। तुम इन्हें धमका नहीं सकती क्योंकि वो इन सब चीज़ों से बहुत आगे आ गए हैं। तुम इन्हें खौफजदा भी नहीं कर सकती क्योंकि अगर इनको खौफ होता तो वैसे कामों में पड़ते ही ना। तुम सिर्फ एक काम कर सकती हो, इनके राज, तुम इनके राज लाकर इनसे सब कुछ करवा सकती हो। इनकी कमजोरी इनका पैसा है। इनका राज इनका पैसा है। नैब की तरफ से इन पर ढेरों करप्शन चार्जेस हैं। इनके घर पर 3 बार रेड लगाकर, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनका सारा पैसा इनके घर में है, लेकिन किसी भी रेड में इनके घर से एक फूटी कौड़ी भी बरामद नहीं हुई। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, वो कहते हुए ओपन किचन की जानिब बढ़ गई। उमर सेंटर टेबल को चमका चुका था। अब वो किसी फालतू कपड़े से दीवारों पर लगी पेंटिंग्स पर जमी धूल साफ कर रहा था। दफातन हाले के जहन में एक झमाका सा हुआ। शाताज और नदीम का सिर्फ वर्किंग रिलेशनशिप है? क्या आप यकीन से कह सकती हैं?
इसने लैल की तरफ चेहरा मोड़ कर पूछा था। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है इन दोनों के दरमियान वो रिश्ता है जिसमें इंसान सर धड़ की बाजी लगा सकता है, जिसमें से नफा नुकसान की परवाह नहीं होती, जिसमें एक इंसान के कहने पर आप दुनिया इधर की उधर कर सकते हैं, जिसमें एक शख्स की बात आपके लिए हरफ आखिर होती है, जिसमें आप बिना सोचे समझे एक अंधे कुएं में भी डूब सकते हैं। और वो जज्बा कौन सा है? उमर ने पीछे से पुकारा था। मोहब्बत, हाले हल्की आवाज में बोली थी। मुझे तब अब तक लगता था नदीम ने शायद ये काम किसी नफरत के तहत किया होगा, लेकिन मैं भूल गई थी ऐसे बेखौफ ऐसे मोहब्बत करवाती है। वो बोलते हुए उठ खड़ी हुई। लैल यकटक किसको देखती रही। अब तुम क्या करोगी? हाले सादगी से मुस्कुराई। मेरे दोस्तों में मुझे रिलेशनशिप एडवाइजर के लिए मलिका समझा जाता है। इन दोनों की मोहब्बत कायम है क्योंकि इसमें अब तक दूर दूर तक रकाबत नहीं है। मैं मोहब्बत की रकाबत का खौफ दिलाऊंगी और मोहब्बत खौफजदा हो जाएगी। ये कमज़ोर लम्हा होगा और कमज़ोर लम्हे में मैं किसी भी इंसान के दिल की बात जान सकती हूँ। लैल और उमर बस इसको देखे गए। वो अपना बैग उठाए बाहर निकल गई। सुल्तान मंजिका लॉन इस वक्त वीरान था। कोई वक्त था जब यहाँ बैठकर चाय पी जाती थी, बातें की जाती थी, लेकिन अब ना बातें नहीं थी और ना बातें करने वाले लोग। महलनुमा घर में रह गई तो बस एक नहुसत। इसी नहुसत भरे घर के लॉन में इस वक्त हसन सुल्तान अकेला बैठा था जब मेहरमा और सफीर इसे अपनी जानिब आते दिखाई दिए। सफीर के चेहरे पर गुस्सा था। तुम इस 2 टके के पुलिस वाले से मिलने क्यों गए थे? सफीर इसके सर पर खड़ा धाड़ा। हसन ने पुरसुकून नजरों से इसको देखा। मैं इससे मिलने नहीं गया था, वो ब्रूनो को वॉक पर लेकर गया था। वो मुझे वहां मिल गया और हमने बात कर ली। इसमें क्या बड़ी बात है? बको मत। वो पहले से ज्यादा तेज आवाज में धाड़ा था। झूठ बोल रहे हो तुम। असल में पता है क्या? असल में तुम्हारी गैरत खत्म हो गई है। तुम बेगैरत हो गए हो हसन सुल्तान। वो आदमी जिसके साथ तुम्हारी बहन भाग गई, वो आदमी जिसके सदमे से तुम्हारा बाप मर गया, तुम इस आदमी के साथ मुलाकातें करते फिर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लानत हो तुम पर। इसके मुंह से कफ निकाल रहा था। इसका बस नहीं चलता था कि हसन का गला दबा दे। हसन के चेहरे का रंग बदला था। वो 2 कदम आगे आया और सफीर की आंखों में आंखें डालकर देखा और कहना शुरू किया। मेरे बाप का तो दिल का दौरा पड़ा आपकी वजह से। आप हैं असल कातिल। अगर आप इस दिन अपनी 2 टके की इज्जत बचाने की खातिर आप इससे निकाह ना करते तो वह अस्पताल नहीं पहुंचते, और अगर तुम्हारी बहन नहीं भागती तो मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पेश आती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए हसन। कैसे इंसान हो तुम? इस आदमी की वजह से हमारा खानदान तबाह हो गया और अब तुम इसी के पीछे चलते फिर रहे हो। और आप खुद क्या है सफीर भाई? जिस लड़की से शादी से इनकार कर दिया था आज इसी को अपने पहलू में लिए फिर रहे हैं, और जिस लड़की के लिए आप सारे खानदान से लड़ रहे थे आज इसी लड़की के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। गैरत मेरी नहीं आपकी खत्म हो गई है। आप अपने ही खानदान की लड़की के लिए इतनी गंदी जुबान कैसे रख सकते हैं? इतने घटिया कैसे हो सकते हैं आप? इसकी आवाज में अफसोस था। इसी लम्हे सफीर का हाथ उठा था, लेकिन फिर वो हवा में ही मौलिक रह गया। हसन ने इसका हाथ उठता अपने हाथ से रोका था। इसकी आंखें इसी वक्त सुर्ख हो रही थी। ना सफीर सुल्तान, हर बार नहीं। मैं कोई बेगैरत नहीं हूँ जो आपसे पिटता रहूं। हुर्राया था। मेहरमा धक से रह गई। सफीर, मैं हसन मिराज सुल्तान हूँ। मुझे अपने ऊपर उठते हुए हाथ रोकने आते हैं, और अगर मेरे हाथ किसी का उठता हाथ नहीं रोक सकते तो ये किसी पर उठ भी सकते हैं। अगली बार आपका हाथ रोकूंगा नहीं, अपना हाथ उठाऊंगा भी। मेरा तो कुछ नहीं होगा, आपकी रही से इज्जत भी खत्म हो जाएगी। इसने चबा चबा कर लफ्ज अदा किया और आगे बढ़ गया। फिर रुका और मुड़कर सफीर को देखा। वैसे मेरी बहन के शौहर ने आपका सही नाम रखा है, नामर्द कहीं के। वो हकारत से कहता आगे बढ़ गया। इस लॉन में हद तक खड़े सफीर और मेहरमा को छोड़कर हम फरवा सुल्तान के कमरे में चलते हैं। इस पुरताइश कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आओ तो सामने ही फरवा सुल्तान सिंगार में इसके सामने बैठी अपने मेकअप को आखिरी टच दे रही थी। इसने सुर्ख लंबी मैक्सी नुमा फ्रॉक पहन रखी थी। गहरी स्मोकी आइस मजीद गहरा करती इसकी उंगलियां हारून की आमद पर एकदम जैसे थमी थी। आज तुम यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? वो अगले ही लम्हे फिर से ब्रश अपनी आंखों पर चलाते हुए हारून से पूछने लगी। वो बगैर जवाब दिया गया और 1 कदम 2 कदम 3 कदम यहाँ तक कि वो इनके बिल्कुल पास आ गया। मैं आई? इसने ब्रश की जानिब इशारा करके पूछा।
फरवा दिल खोलकर मुस्कुराई। श्योर। हारून ने नरमी से इनके हाथ से ब्रश ले लिया। फरवा ने कोई जहमत नहीं की, वो मुस्कुराती नजरों से इसको देखती रही। हारून ने ब्रश को आई शेड कट में लगाया। एक रंग ब्रश के बालों पर लग गया। हारून ने मुंह से फूंक मारकर एक्स्ट्रा रंग नीचे फर्श पर झाड़ दिया। अब इसकी उंगलियां महारत से फरवा की आंखों पर चल रही थी। आपको पता है आंटी, मुझे रंगों से कितनी मोहब्बत है, इसने कहना शुरू किया। फरवा ने जवाब नहीं दिया। वो जानती थी हारून इनसे कम से कम ये बात पूछने नहीं आया। वो जवाब तब देंगी जब इन्हें बात जरूरी लगेगी। लेकिन कुछ रंग ऐसे हैं जिनसे मुझे नफरत है। पता है वो रंग कौन से हैं? वो अब इनकी दूसरी बंद आंख पर ब्रश चला रहा था। वो जरा देर को रुका और फिर बोला, मुझे आपके चेहरे के रंगों से नफरत है। एकदम इसके लहजे में सख्ती आ गई थी। फरवा भी इख्तियार गैर आरामदा हुई थी। ये जो आपके चेहरे पर ब्लश लगा है ना, ये मुझे सख्त नापसंद है। आपकी लिपस्टिक का रंग भी मुझे पसंद नहीं। असल में मुझे मसला इन रंगों से नहीं है। वो रुका था। फरवा ने सांस तक रोक ली थी। मसला आपके चेहरे से है। आपके चेहरे पर जो भी रंग लगता है ना, वो काबिल नफरत हो जाता है। इसके लहजे में कुछ था कि फरवा के गले में गिल्टी सी उमड़ी। हारून बोले गया, वो हर रंग जो आपके चेहरे पर लगता है मकरू हो जाता है, गल सड़ जाता है। इसकी असल रंगत खत्म हो जाती है, वो बेकार हो जाता है। ये ब्लश का गुलाबी रंग ये आपके चेहरे पर लगने से पहले मातम कर रहे हैं, और यही शेडोज के सारे रंग ये आपकी आंखों पर लगने से पहले बैन करते हैं। इनको खुद से कराहियत आती है। हारून तुम, उन्होंने कुछ कहना चाहा लेकिन हारून ने इनको रोक दिया। कुछ मत बोले, बस सुने। आपको पता है मेरा पसंदीदा रंग कौन सा है? इसने ब्रश को मेज पर रख दिया था। अब बाजू सीने पर बांधे सट नजरों से फरवा के चेहरे को देखता रहा। मुझ में, मैं लेट हो रही हूँ, कहीं जाना है मुझे। वो बेख्तियार उठने लगी थी। मेरा पसंदीदा रंग सुर्ख है, पता है क्यों? वो इन पर ध्यान दिए बगैर बोले गया। फरवा वापस बैठ गई। उठना या भागना बेकार था क्योंकि ये खून का रंग होता है। इसका लहजा खुद ब खुद सर्द हो गया था। फरवा का रंग बेख्तियार सफेद पड़ने लगा। और पता है यह रंग मुझे कब से पसंद है? वो रुका एक लम्हा, अगला लम्हा, वो और फिर वो फरवा के कान के पास झुका। सुर्ख रंग मुझे तब से पसंद है जब से मैंने अपने भाई को कत्ल किया। फरवा धक से रह गई। वो खून, वो सुर्ख माया, वो खून का तालाब, क्या मंजर था। वो मंजर, वो रंग मैं आज तक नहीं भूला। वो रंग कितना खूबसूरत था, वो रंग कितना यादगार था। पता है रुस्तम के जिस्म में जो सुराख हो गया था ना, वहां से नजर आता इसका जख्म, वो कितना सुर्ख था। बस कर दो, बस कर दो। ये तुम क्या कह रही हो? फरवा के कानों पर हाथ रख लिए थे। इसका रंग सफेद पड़ने लग गया था। लेकिन क्या है, मैं वो मंजर जरा भूलने लग गया हूँ, वो अफसोस से कह रहा था। असल में तब बच्चा था ना, लेकिन अब नहीं हूँ। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं चीजें रिसाइकिल करता हूँ। आज मैं इस मंजर को रिक्रिएट करूंगा। इसने झुककर अपनी पिंडली से लगी पिस्तौल निकाली। फरवा का दिल रुक सा गया। नहीं बच्चे, हारून, मुझसे क्या गलती हो गई? इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। हारून ने पिस्तौल की ठंडी नाल फरवा के माथे पर रख दी। फरवा को लगा था अब वो कभी सांस नहीं ले सकेगी। आपकी जुर्रत कैसे हुई? आप मुझे इस्तेमाल करें? वो हुर्राया था। फरवा कुर्सी पर उठी थी और हारून उठकर इसकी कुर्सी के गिर्द चक्कर काटने लगा। मेरा ड्राइवर, मेरी सिम, मेरी गाड़ी, आपने हाल के अखबार में मुझे फ्रेम करना चाहा? हिम्मत कैसे हुई? वो बुलंद आवाज में धाड़ा था। मैंने रुस्तम को इसलिए मार दिया क्योंकि वो मुझसे मेरे बाप को छीन रहा था, और अब मैं आपको मार दूंगा क्योंकि आपने मुझसे हाले को छीना। मैं आपकी जान ले लूंगा जिस तरह रुस्तम की जान ले ली। सोचे, जब मैं 10 साल का होकर कत्ल कर सकता हूँ तो 24 साल का होकर मुझे कौन रोकेगा? वो अब इनके सामने खड़ा हो गया था और पिस्तौल को फरवा की गर्दन पर रख दिया। वो मुर्दा आंखों से इसको देखेगी। साकित सुन, आपको सोचना चाहिए था। पागलों से पंगा लेते वक्त सोचना चाहिए था। मेरा क्या है, आपको मार दूंगा और मुझसे कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। मेरा बाप एक एमएनए है, इसके ताल्लुकात है, हमारे पास पैसा है, मैं सबूत मिटा दूंगा। मेरा बाप वो बंद करवा देगा। वो बोल रहा था। फरवा बोलते आंसुओं के साथ सुन रही थी। इसकी गर्दन मुसलसल नफी में हिल रही थी।
वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी लेकिन टांगों में जान नहीं थी। वो बोलना चाहती थी लेकिन ज़ुबान मफलूज थी। आपने मेरे साथ कितना गलत किया जानती हैं? मैं कितनी तकलीफ में हूँ, किस अजियत से गुजर रहा हूँ, कुछ पता भी है आपको? इसकी आवाज़ सर्द में से सर्द तरीन होती जा रही थी। मुझे माफ़ कर दो, वो बदबक बोल पाई थी। आंसू बल बल इसकी आंखों से निकल रहे थे। मौत का खौफ सारे में फैल हुआ था। हरुण तंजिया सा हंसा। माफ़ कर दूँ, वो भी आपको? लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ? आपका और मेरा ताल्लुक ही क्या है? लगती क्या है आप मेरी? चले मैं आपको एक शर्त पर माफ़ कर सकता हूँ। आप मुझे बताएं कि आप इस फ़हीम मिर्ज़ा से कहाँ और क्यों मिली थी? हरुण अब सिंगार में इसके ऊपर बैठा हुआ था। पिस्तौल अभी इसके हाथ में थी। वो इसे घुमा रहा था लेकिन वो वाकई से घुमा रहा था या अपने हाथों की लर्जिश पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। वो बस मुझे मुझसे हेमन की बात करना चाहता था। इसे लगा था मैं मुराज भाई से बात कर सकती हूँ। इसने मुझसे कहा था मैं मुराज भाई से बात करूं और कहूं कि हम हाले का रिश्ता इस सूरत में कबूल करेंगे कि वो हेमन के कागजात हाले को जहेज की सूरत में दे। जाहिर है मैंने मना कर दिया। वो तेजी से बोलती जा रही थी और आंसू थम गए थे। हरून उनके करीब झुका। फाख्तों के नए ख्वाब खुशनुमा है मगर गुजर चुका अब तेरे एतबार का मौसम। वो सद मुस्कुराहट के साथ गुनगुनाया था और फिर अगले ही लम्हे इसने पिस्तौल फरवा के माथे पर रख दी और उंगली ट्रिगर पर। फरवा का सांस जहां था वहीं थम गया। आंखों की पुतलियां साकित हो गई। सच बताएं आंटी, बिल्कुल सच, आप वहीं मिर्जा से क्यों मिली? इसके लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी। फरवा ने बेख्तियार थूक निकला था लेकिन ऐन लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और हसन सुल्तान अंदर दाखिल हुआ। हारून ने बरक रफ्तारी से अपना पिस्तौल वाला हाथ पीछे किया था। फरवा का सांस अब तक अटका हुआ था। आप यहाँ? मुझे मुलाजिम ने आपके आने का बताया। पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ आपको। वो चौकर से जरा आगे खड़ा अचंभे से कह रहा था। लम्हे के हजारवें हिस्से में हारून खुद को संभाल चुका था। वो मैं आंटी से तुम्हारा ही पूछने आया था और फिर रुक गया। इनको मेरी कुछ हेल्प चाहिए थी, है ना आंटी? इसने शैल बैठी फरवा को देखकर तायीद चाही। फरवा ने सुनहरे जिस्म के साथ इस बात में सर हिलाया था। हसन को यहाँ से इसका चेहरा नहीं नजर आ रहा था लेकिन वो अब भी मुतज़ब्बित था। तुम चलो मैं आता हूँ, हारून ने इससे कहा और वो बेध्यानी में सर हिलाता बाहर निकल गया। हारून भी एक आखिरी नजर फरवा के बेजान होते हुए झूठ पर डालकर बाहर निकल गया। काफी देर तक वो इसी तरह बैठी रही साकित शैल। तुम्हारा पसंदीदा रंग सुर्ख है ना? वो बहुत देर बाद आईने में देखती बड़बड़ाई थी। तुम्हें आखिरी बार नजर आने वाला रंग भी सुर्ख होगा। इसने जैसे कोई फैसला लिया था। इसका जिस्म अब भी कांप रहा था। कान अब भी साए साए कर रहे थे। पिस्तौल की ठंडी नाल अब भी पेशानी पर चुभती महसूस हो रही थी। मौत कैसी होती है इसे आज अंदाजा हो गया था। गाड़ी में गैर मामूली खामोशी थी। हाले अपने मोबाइल पर शाहताज कबीर की भेजी हुई डिटेल्स देख रही थी। उमर गाड़ी ड्राइव करते हुए गाहे बेगाहे इस पर नजर डाल लेता था। आपसे एक बात पूछूं? बिलाखिर इसने खामोशी को तोड़ा। हाले ने महज सर हिलाया। अगर मैं बेकसूर निकला तो आप खुद को क्या सजा देंगी? तुम बेकसूर नहीं निकलोगे, मुझे यकीन है। हाले ने नजरें उठाए बगैर जवाब दिया। फर्ज कर लें एक बार अगर मैं बेकसूर निकला तो? वो मिसर हुआ। उमर मैं इस वक्त काम कर रही हूँ और मुझे तुम्हारी आवाज़ सख्त डिस्टर्ब कर रही है। अब अगर तुम कुछ बोले तो मैं गाड़ी से उतर जाऊंगी। इसका लहजा सख्त था, बेजार। लेकिन क्या उमर हार मान सकता था? अच्छा मेरे पास एक और आइडिया है। आपने मुझे सजा दी तब मुझसे पूछा नहीं था, है ना? अब मैं आपको ये क्यों पूछूं? मेरे पास भी एक सजा है। वो जैसे सोचकर महजूज हुआ। हाले ने सर उठाया। काली हरी नजरों से इसको देखा जैसे कह रही हो कौन सी सजा? उमर गहरा मुस्कुराया। गाल का गड़ा वासिया हुआ। मैं आपके पैरों को जलाऊंगा। वो मुस्कुराकर बोला था। हाले धक से रह गई। कुछ पल के लिए वो कुछ बोल ना सकी। तुम मेरे पैर जलाओगे? मारे हैरत के बाबा मुश्किल बोल सकी। इसके चेहरे पर बेयकीनी थी। हाँ जलाऊंगा, जैसे आपने मेरे पैर जलाए थे। मैं बराबरी का कायल हूँ। औरतें मर्दों के बराबर में हैं। अगर मैं वो जलन सह सकता हूँ तो आप भी सह सकती हैं। सह सकती हैं ना? इसने हाले को देखकर तायीद चाही। तुमने कहा था मेरा चेहरा तुम्हारे किसी अजीज से मिलता है, तुम मेरे साथ ये करोगे? वो अब भी शौक थी। उमर ने कंधे उचकाए। चेहरा मिलता है, पैर तो नहीं। वो आम से अंदाज में बोला था। थोड़ी देर तक वो कुछ ना बोली। तो अच्छा, अगर नहीं सह सकती तो? नहीं, मैं सह सकती हूँ। वो गर्दन अकड़ाकर बोली। चेहरे पर एक बार फिर मजबूत होने का अजमा गया। लेकिन मुझे यकीन है तुम बेकसूर नहीं निकलोगे। वो बोलकर दोबारा खिड़की से बाहर देखने लगी।
मैं आज हसन से मिला था। और देर बाद इसने एक बार फिर कहना शुरू किया। हाले हनूस बाहर देखती रही। कैसा है वो? खिलाफे तो पक्का वो गुस्सा नहीं हुई, इसके लहजे में उदासी दर आई। अकेला। वो अकेला है। वो रोड पर नजर जुमाए हुए बोला। हाले ने गर्दन मोड़ के इसको ताज्जुब से देखा। क्या मतलब? इसके पास बात करने को कोई नहीं है। वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब है। इसे आपकी जरूरत है। पता है, मुझे अब तक लग रहा था मेरा सुल्तान के जाने का सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हुआ है, लेकिन अब लगता है इनके जाने का ज्यादा सारा हसन का हुआ है। वो बच्चा बहुत कुछ झेल रहा है, यहाँ तक कि इसके पास कोई रकम भी नहीं थी। तुम्हें कैसे पता? मैं उम्र है तो मुझे सब पता होता है। मेरी आंखें एक्सरे करती हैं, मैं सब समझ जाता हूँ। मैं इसे फॉलो कर रहा था। वो हर सुबह जिस शॉप से कॉफी लेता है, कई दिन से वो इस शॉप में भी नहीं गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक महंगी शॉप है। और वो अब घर से कॉफी साथ लाता है, जहाँ पे किसी सस्ती सी शॉप से कॉफी पीता है। वो बोल रहा और हाल एकदम सादी सुन रही थी। इसका वो कुत्ता कुत्ता नहीं है, वो उसका नाम ब्रोनो है। हसन का बेटा है वो। हाले ने नागवारी से इसे रोका। वो अपने कुत्ते इसने कुत्ते पर जोर दिया। इसके लिए जहाँ से बिस्किट लेता था, अब वहाँ काफी वक्त से नहीं जा रहा। वजह साफ है, इसकी जेब खाली है। वो अपने दोस्तों से नहीं मिल रहा क्योंकि इसके पास इतने पैसे नहीं है वो इनके खाने या कॉफी के बिल भर सके। मुख्तसर ये कि इसके पास कोई रकम नहीं बची। उससे क्यों कुछ नहीं कहा? वो वक्त बोल सकी। वो सुल्तान है, इसे भर्म रखने आते हैं। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फी अमानिल्लाह।